वेलकम डी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं अपना ये जो टॉपिक है आज का, ठीक है ना। आज का नया टॉपिक यानी ये फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है, वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है और इसके बारे में आज का अपना ये टॉपिक है कि प्रस्तावना क्या होती है, ठीक है ना। इसके महत्व क्या है इसका, तो हम इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और वैसे मैंने आपको संविधान निर्माण के समय भी बताया था कि प्रस्तावना के बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए प्रस्तावना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है और जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रस्तावना का अर्थ अगर पूछे या कहे प्रस्तावना क्या होती है, तो सिंपल से पहले यहाँ पे कहा है कि सामान्य से प्रस्तावना सभी के संविधान में होती है और इसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्य व लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है ना। प्रस्तावना के द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि संविधान प्रस्तावना है वो संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्य को प्रकट करती है, स्पष्ट करती है। यानी संविधान बना है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है ना, उसके लक्ष्य क्या होंगे, तो ये हमें प्रस्तावना से समझ में आ जाता है। प्रस्तावना जो कहती है उससे ये विदित हो जाता है। अब इसके अलावा ध्यान रखना है कि इस प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण की तरह है। यह तो भारत के प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। दूसरा ध्यान रखने, प्रस्तावना क्या होती है? सारपूर्ण घोषणा पत्र होता है। यानी संविधान का एक कह सकते हैं कि संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का सार होती है, एक सारांश होती है, ठीक है ना। और इस तरह से संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार रखा जाता है। तो अब हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना की जब बात करें तो प्रस्तावना को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, वन टाइम संशोधन हो चुका है और वह संशोधन हुआ था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सीधी वही बात करेंगे प्रस्तावना के अंदर संशोधन की। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत प्रस्तावना में जो संविधान प्रस्तावना में कुछ और शब्दों या भावों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में कुछ और शब्दों व भावों को जोड़ा गया था, ठीक है ना। यानी आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कुछ संशोधन हुआ था, ठीक है ना। अब ये संशोधन के तहत कुछ शब्द जोड़े गए, तो मैं आपको वो शब्द यहाँ पे बताता हूँ। पहला आपको ध्यान रखना है, पहला यहाँ जो जोड़ा गया था वो है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया वो था अखंडता। तो भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस संविधान संशोधन में 3 शब्द हैं वो जोड़े गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक प्रस्तावना यानी संविधान में जो प्रस्तावना है वो किस तरह की लैंग्वेज में लिखी गई है, पहले तो पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ और इसके बाद उसके जो लैंग्वेज में जो जितने भी वर्ड हैं उन सभी शब्दों को हम बारी बारी से यहाँ व्याख्या के रूप में समझेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में जो शब्द है उनका बहुत बड़ा सारांश होता है।
तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम भारत के लोग, प्रस्तावना का स्टार्टिंग है यहाँ से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जब संविधान पूरी तरह से बन गया था, कब बना था संविधान पूरी तरह से? 26 नवंबर 1946 को संविधान बन गया था। तो इस तरह से कह रहे हैं इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और इसी तरह से आगे इंपोर्टेंट करके अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब इस तरह का ये जो प्रस्तावना है वो शामिल है भारतीय संविधान में। तो इस प्रस्तावना का बहुत बड़ा सारांश होता है। तो हम इसमें यहाँ पे कुछ शब्दों को यहाँ पे इस विशेष समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रस्तावना की शुरुआत यानी प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ आपको समझना है। तो देखिए प्रस्तावना भारतीय संविधान में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे ही रखी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, आपको ध्यान रखना है उद्देश्य, थोड़ा उद्देश्य यहाँ पे नाम कंफ्यूज हो रहा है। उद्देश्य यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा 19 को रखा गया तथा फिर ध्यान रखना है कि तथा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। ये प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को और ये प्रस्ताव पास हो गया था 22 जनवरी 1947 को। ये आपको ध्यान रखना है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में नेहरू जी ने संविधान के प्रथम अधिवेशन में ही ये उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर रख दिया। तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य महात्मा गांधी के विचार और भावनाओं पर आधारित ये था। तो इसमें हम कंटिन्यू पढ़ेंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें जो प्रस्तावना यानी इसके तौर पे ये जो प्रस्तावना संविधान हुई शामिल हुई संविधान में, तो इस प्रस्तावना में जो शब्द हैं उन हर एक शब्द को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला तो देखना है कि उद्देश्य हम यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्वों की विवेचना, प्रस्तावना के कुछ तो देखिए हम यहाँ पे क्या करें, प्रस्तावना के अंदर जो शब्द दिए उन कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी हम यहाँ पे चर्चा करें। तो पहला यहाँ पे है जो हम कंटिन्यू पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, पहला हम भारत के लोग, जैसे पढ़ा था ना, तो ये शब्द पहले आया था सबसे पहले, यानी हम भारत के लोग। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्टार्टिंग जो यहाँ पे शुरू होता है वो यहाँ पे है कि प्रस्तावना में कहा है कि हम भारत के लोग संविधान को
ये जब आता है बारी तो हम कहते हैं कि हम से मतलब यानी भारत की पूरी जनता से हैं, और वो कहते हैं कि हम यानी भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। तो पहला तो आपको समझना है, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुत्व भारतीय जनता में निहित है। इसका जो अर्थ निकलता है, संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता में निहित है, यानी पावर ऑफ हाउस पीपल है, जनता ही संविधान का स्रोत है, और जो शासन व्यवस्था चलती है तो उस शासन व्यवस्था का अंतिम स्रोत के रूप में हम कहें तो जनता है। तो इसलिए कहा कि हम भारत के लोग जो जिसके पास अंतिम शक्ति है, जनता के पास अंतिम शक्ति के रूप में है, तो हम भारत के लोग, ठीक है ना। और यार ये और जिस जो प्रभु सत्ता है, शक्ति है, ठीक है ना, प्रभु सत्ता शक्ति या अंतिम जो प्रभु सत्ता की अगर बात करें वह किन में निहित होगी, जनता में निहित है। जनता में निहित यानी जनता के पास है अंतिम शक्ति। और इसके उपरांत द्वितीय कहा गया है कि संविधान निर्माता यानी जिन्होंने संविधान बनाया है, तो संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व हैं, यानी जो संविधान बनाए वो कोई विशेष नहीं है, वे भी सिर्फ भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। तो दूसरा यहाँ पे आ जाता है, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसका मतलब होता है कि संविधान निर्माता है वह भारत की जनता की क्या है, प्रतिनिधि है। इसका मतलब अंतिम पावर है वो किसके पास है, जनता के पास है। तीसरा अर्थ यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यानी ये जो संविधान है, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, इच्छा का परिणाम है। ठीक है, इस तरह से इस पहली लाइन का कि हम भारत के लोग, तो इसका मतलब होगा कि संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता में निहित है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के सिर्फ प्रतिनिधि थे, तो पावर ऑफ हाउस पीपल होती है। और तीसरा, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है। ठीक है ना, परिणाम। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरह से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है। तो जब बड़ा प्रश्न आ जाए तो इस तरह से आपको ये आंसर देना है। हम दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो वो ध्यान रखना यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है, आपको हर एक यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि आप कंटिन्यू समझ सकेंगे। हम दूसरे पॉइंट की यहाँ पे चर्चा करें तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें इसको जोड़ा गया है। तब इसका अर्थ क्या है तो वो आप देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका मतलब है कि भारत आज़ाद है, स्वतंत्र है और अपने हर एक मामले में भारत कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ तक समझना। इसके बाद ये है कि प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब है कि भारत न तो किसी की गुलामी में है, न किसी के बहकावे में ये काम कर रहा है, यानी वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, आंतरिक मामलों में भी और बाहरी मामलों में भी। तो इस तरह से भारत की जो प्रभुसत्ता शक्ति वो जनता में नहीं है, तो भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी की गुलामी में नहीं, और वह किसी भी देश से संबंध रखना हो तो इसके मामले में भी वह स्वतंत्र है। यानी इस तरह से कह सकते हैं भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, इसके साथ ही वो समाजवाद का पक्षधर है। तो अब यहाँ पे देखिए,
संविधान की प्रस्तावना में भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है वो उसको घोषित किया है। तो इसकी तात्पर्य है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई, यानी वह अब किसी के अधीन नहीं है। और इस तरह से भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या स्विट्जरलैंड की भांति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका मतलब होगा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र व तथा आंतरिक व बाह्य मामलों में संपूर्ण रूप से यानी ये संविधान घोषणा करता है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है अब, और उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में संपूर्ण रूप से वह प्रभुत्वशाली है, वह किसी की देश के अंदर या अंडर में या अधीन नहीं है। दूसरा अब आ जाता है, ये तो हमने समझ लिया। अब दूसरा ये है समाजवादी, यानी समाजवादी का मतलब क्या है, तो दूसरा हम यहाँ पे समझते हैं। समाजवादी को आपको देखना है यहाँ पे कि संविधान में अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन सभा के अधिकांश सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन के साथ जोड़कर इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। अतः द्वितीय विचार ही मान्य है। लेकिन 1976 में तत्कालीन शासक वर्ग के द्वारा सोचा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा की ओर जाना चाहिए। इस उद्देश्य से भारत राज्य के लिए समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया, यानी भारत एक समाजवादी देश है जिसमें समाज और संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस तरह से भारतीय समाज में समाजवाद का भारतीय मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया है। तो एक समाजवादी देश है, ये घोषणा की गई है कि भारत एक समाजवादी देश है। और इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। ये हमने देख लिया और समाजवादी बता दिया कि भारत ने खुद को एक समाजवादी देश घोषित किया। अब है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का खुद का स्वयं का अपना राष्ट्र या राज्य धर्म नहीं है, और भारत में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं उन सभी धर्मों के प्रति भारत की जो नीति है वह समान दृष्टिकोण नीति है, उन सभी धर्मों के प्रति वह समान व्यवहार रखेगा। और लेकिन किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण या राजकीय धर्म में वो घोषित नहीं करेगा। इससे सांप्रदायिकता या तनाव नहीं हो पाता है। नहीं तो ऐसा होता है तो फिर किसी एक धर्म को मान्यता देते तो फिर विवाद हो जाता है। तो भारत धर्म के मामले में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष का जो मार्ग है वो अपनाता है, यानी सभी, इसका मतलब सभी धर्मों के प्रति स्नेह भाव रखता है, लेकिन किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं मानता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाता है धर्मनिरपेक्षता। फिर आते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, तो अब यहाँ पे आप समझिए लोकतांत्रिक गणराज्य, तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो शासन व्यवस्था है इसमें, इस शासन व्यवस्था में जो राष्ट्र का जो प्रमुख नागरिक है, प्रथम जो नागरिक है भारत का, जैसे प्रथम नागरिक कहते हैं तो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन। और वह निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाते, उन प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति का पद है वह वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। जैसे ब्रिटेन में एक तरह से उत्तराधिकारी की तरह होता है, लेकिन भारत में एक तरह से गणराज्य की स्थिति अपनाई है, जिसमें कहा गया है कि भारत दूसरे देशों की जो कुछ महत्वपूर्ण है, जो उसमें क्या है कि शासक का जो प्रमुख पद है वो एक तरह से निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्र का जो प्रमुख नागरिक है वह भी निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। और इसका चुनाव भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और राष्ट्रपति वो पद ग्रहण करता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको ही गणराज्य कहते हैं। और इसीलिए भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित करने के साथ ही साथ संविधान को पूर्ण रूप में लागू किया गया था, क्योंकि संविधान का अंतिम शक्ति वो जनता में नहीं थे और जनता के द्वारा ही
शासन व्यवस्था का दारोमदार देखा जाएगा। तो इस तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य का यहाँ पे ये मतलब है कि राज्य का जो प्रधान होता है वह वंशानुगत न होकर वहाँ की लोकतांत्रिक जनता के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित होता है, तो यही लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आपको ये तीनों शब्द हैं उसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो हम यहाँ पे समझेंगे कि दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु है जिसकी हम चर्चा करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि प्रस्तावना में कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द है उनकी यहाँ पे चर्चा करें ताकि आपको वो डाउट नहीं रह जाए इसमें कभी भी एग्जाम में आए तो अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो देखिए तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान ने सभी लोगों को एक ऐसी व्यवस्था की है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। तो इसका मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, अब भेदभाव यहाँ पे कौन कौन सा है, तो जैसे मैं बता देता हूँ कि कोई लिंग, स्थान, जन्म स्थान, जाति, वर्ग, नस्ल, ये भेदभाव, इन यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव। तो यहाँ पे देखिए कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए तथा सभी को सामाजिक सुविधा व अवसर समान रूप से प्राप्त हो, ठीक है। तो ये होता है सामाजिक न्याय। एक बार वापस समझ लेते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में कोई रह रहा था उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई वो तो काला गोरा है या वो तो महिला है जिसको समाज में कोई काम नहीं दिया जाना चाहिए या वो तो बाहर से आया हुआ वगैरह। नहीं, समाज में जब व्यक्ति रहता है उस समाज में उसके साथ इन किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए तथा सभी को सामाजिक सुविधा और सभी को सामाजिक सुविधा व अवसर समान रूप से प्राप्त हो। इस तरह की जब व्यवस्था होगी समाज में तब सामाजिक न्याय लोगों को प्राप्त होगा। क्योंकि पहले बहुत सी ऐसी व्यवस्था थी, राजा महाराजा और अंग्रेजों के समय कुछ ऐसी जातियाँ थी तो बहुत ही दुर्घटनापूर्ण, मतलब बहुत शोषण हुआ उनका, ठीक है ना। उनसे बेगारी वगैरह ली जाती तो उनका शोषण हो गया और इसलिए भारतीय संविधान ने क्या किया कि भाई समाज में सबको बराबर हक दिया जाए ताकि जो पिछड़े हुए हैं उनको भी बराबर समाज में ओहदा मिले और वे समाज के बराबर लायक हो जाए। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है सामाजिक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर मिलना। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें लोगों को समाज में आर्थिक स्तर की समान सुविधा प्राप्त हो। यानी संविधान ने एक व्यवस्था की है कि जो उस राज्य में रह रहे हैं उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वह पूरी हो, उनके जीवन यापन के लिए राज्य उन्हें प्राप्त रूप से रोजगार उपलब्ध करवाए, ठीक है ना। ये जो व्यवस्था होगी तो इसको कहेंगे आर्थिक न्याय। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति भूखा मर रहा है तो उसे सामाजिक यानी किसी तरह का कोई मतलब नहीं। अगर व्यक्ति भूखा मर रहा है और उसे कह दिया कि भाई तुम्हारे सामाजिक न्याय मिल गया है
तो वो भूखा मर रहा है तो वो किसी पे भी आगे हाथ फैलाएगा, यानी वह उनके गुलामी में जो कहेगा वो करेगा। इस तरह से उसके सामाजिक अधिकार नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। तो आर्थिक न्याय का मतलब व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होना, राज्य या समाज द्वारा व्यक्ति को बुनियादी सुविधा प्राप्त होना, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति को पर्याप्त रूप में रोजगार मिलेगा तभी वह अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान ने आर्थिक न्याय की व्यवस्था की है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था और वयस्क मताधिकार को अपनाकर ये तो दे दिया है। अब लेकिन आर्थिक न्याय क्या है? हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित है कि आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति तत्काल नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधानों को मौलिक अधिकार में नहीं वरन नीति निधि तत्व में भी स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। आर्थिक न्याय को मूल अधिकार के उसमें पर्याप्त नहीं है, नीति निधि तत्व में भी आर्थिक न्याय की व्याख्या करनी चाहिए, जिससे क्या हो, व्यक्ति को सभी तरह की सुविधाएं मिल सके, उसे पर्याप्त रोजगार मिल सके, और आर्थिक न्याय के लक्ष्य यानी जब वो व्यक्ति योग्य है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसे रोजगार और रोजगार के बदले भरण पोषण के जितना वेतन मिलना चाहिए, और जो आर्थिक समस्या है यानी जो पैसों के लेकर या गरीबी का यानी जो आर्थिक विषमता है उसको कम से कम किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है, इसको कहते हैं आर्थिक न्याय। फिर है राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है? तो राजनीतिक न्याय का मतलब नागरिक के द्वारा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नागरिक के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का अवसर, यानी व्यक्ति जो रह रहा है तो व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वह राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे पहले क्या था, सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश के काल में क्या था कि जो कोई रॉयल फैमिली से हैं या कोई पैसे वाले हैं या तो उनको ही मतदान का अधिकार दिया जाता था। उससे पहले मतदान का या इस तरह की व्यवस्था थी तो भेदभाव होता था, यानी लोग राजनीति से जुड़ते ही नहीं थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का है उसे मतदान देने का अधिकार होगा, वयस्क मतदान, यानी बिना किसी भेदभाव के। लेकिन इसको वापस संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और 61वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के प्राप्त हो जाता है यानी वयस्क हो जाता है उसे राजनीति के क्षेत्र में मतदान करने का अधिकार होगा, और उसके बाद उसकी योग्यता के अनुसार वह सार्वजनिक पद और कह सकते प्रतिनिधि के तौर पर सुन या बन भी सकता है। तो राजनीतिक गतिविधियों में जिस तरह की स्वतंत्रता दी गई है व्यक्ति को उसमें भाग लेने की, उसके राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने की, वही कहलाती है राजनीतिक न्याय। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। चौथा पॉइंट है, या ऐसा करें कि ये 2 पॉइंट रह गए तो इसको थोड़ा जल्दी शॉर्ट में सॉल्व कर देते। देखिए, राष्ट्र की गरिमा एवं एकता, इसको देखिए, राष्ट्र की गरिमा और एकता, इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे। तो इसलिए भारत ने ये सोचा है कि हमें जो जिस तरह से विभाजन या देश में अलग अलग टुकड़े होते हैं उन सभी को निकालते हुए हम एक देश की गरिमा को बनाए रखना है, देश को एकता के सूत्र में बांधना है। तो भारत में बहुत सारी समस्याएं थी, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ठीक है ना, और ये जिस तरह की थी उन सभी समस्याओं से हटकर भारत ने एक अखंडता का रूप है वो सबके सामने प्रस्तुत किया कि हम देश की और व्यक्ति की गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र को एक सूत्र एकता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा है, इनको हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में रखा गया, और हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में इस बात के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता उसके साथ राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था। इसी कारण भारत में संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक, लेकिन दोनों का समन्वय अपनाया गया है, जिससे क्या हो भारत की एकता है वो स्थापित रह जाए। तो ये यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे चर्चा करें, वो लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए आप। लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। 5वां पॉइंट है समानता,
स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, भ्रातृत्व। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना आपको कि मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ, समानता, समानता यानी सभी तरह के भेदभाव रहित अवसर है वो लोगों को मिलना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वर्ण, उनके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो भाव होता है वो भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं, वर्ण सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रेरित है। हमारे संविधान पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है, यानी संविधान में ऐसी व्यवस्था की है जिससे क्या हो, व्यक्तियों का व्यक्तित्व है वो विकास हो पाए। जो संविधान है वो लोगों के हित में काम करे, लोगों को उस संविधान से फायदा हो और लोग अपना जीवन स्तर अच्छा कर सके। इसलिए भारतीय संविधान ने मूल अधिकार के तहत लोगों को स्वतंत्रता, समानता की अधिकार दिए हैं। इसी आधार पर उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता, समानता मिल सके, सरकार के द्वारा अनैतिक कार्य या कानूनी बनाया जाए, तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की व्यवस्था की गई है। और समानता स्वतंत्रता की पूरक, यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों मिलकर व्यक्ति और समाज के लिए एक उच्च आदर्श व्यवस्था स्थापित करती है और व्यक्ति का विकास होता है। तो इस रीति से प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता ये इसमें अपनाया गया है। अवसर की समानता वह साधन है जिसके द्वारा या जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की स्थापना प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में प्रस्तावना में ये शब्द जो है जिनको हमने चर्चा की जोड़ेगी, और इसकी तरह से संविधान में जो प्रस्तावना है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी संविधान में कुछ कन्फ्यूजन हो या संविधान के व्याख्या का जब प्रश्न आता है तो सहारा लिया जाता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना अपने आप में एक महत्वपूर्ण संविधान का अंग हो जाती है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है। तो यह संविधान की कुंजी है और इस तरह से यानी ठाकुर अपनी ध्यान रखना है कि ठाकुर भार्गव ने तो यहाँ तक कहा था कि प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है और सर्वश्रेष्ठ अंग है। तो इस तरह से अपना आज का ये जो टॉपिक था वो एक ही पार्ट में प्रस्तावना है वो कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।